नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी का और सभी देशवासियों को सबसे पहले तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये पूरा साल हम सबके जीवन में तमाम खुशियों के रंग भरते रहें। और शेयर बाज़ार में जो रंग अभी एक तरीके से दबाव अपना दिखा रहा है, हरा रंग, वो साल भर जो है आपके निवेश, आपके पोर्टफोलियो को और बेहतर बनाता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं। और आज बाज़ार में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। बात करें निफ्टी की, तो आज निफ्टी में हमने देखा कि 17,680 पे खुला और 17,800 जो कि एक बड़ी रुकावट मानी जाती है 17,799.95 पर। यहाँ पर हमने देखा कि थोड़ी ब्रेक यहाँ पर थोड़ा सा देखने को मिला है। अभी भी 17,734 के आसपास चल रहा है, लेकिन पिछले 2-3 दिनों में जो है एक अच्छी खासी रिकवरी बाजार के अंदर आती हुई दिखाई दी है। वहीं अगर हम बात करें, ये इंट्राडे चार्ट आप देख सकते हैं सेंसेक्स का, कि किस तरीके से बाजार में एक तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली। अब ऊपरी स्तर से थोड़ा सा नीचे ज़रूर आया। आज हमने देखा कि सेंसेक्स ने जो इंट्राडे हाई बनाया था वो था 60,498 का। अभी जो है 60,312, यानी ऊपरी स्तरों से 100-150 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। और ये देखिए एक हफ्ते के अंदर बाजार में किस तरीके से रिकवरी लोअर लेवल से देखने को मिली, जहां एक तरफा गिरावट देखने को मिल रही थी। या आप लाल रंग की जो दीवारें देख रहे हैं, ये किस तरीके से बाजार गिर रहा था। और उसके बाद से पिछले 2-3 कारोबारी 4 कारोबारी सत्र के अंदर देखिए किस तरीके की शार्प रिकवरी इस समय सेंसेक्स में देखने को मिल रही है। 18,914 के आसपास ये स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में आज जो इंट्राडे हाई है वो है 60,498 का। चलिए अब आज के मेहमान से आपको रूबरू कराएं और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें। उससे पहले जो दर्शक हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं उनको हम बता दें कि आप हमसे बहुत आसानी से जुड़ सकते हैं। तरीका बहुत आसान है। 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिसके ज़रिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। सिर्फ आपको एक व्हाट्सएप करना है, कौन से शेयर ले रखे हैं आपने, किस भाव पे ले रखे हैं, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं, क्या नज़रिया आपका है, पोर्टफोलियो में कोई शेयर ऐड करना चाह रहे हैं, किसी में नुकसान हो रहा है, उसको हटाना चाहिए, नहीं हटाना चाहिए, इन तमाम विषयों पर आज करेंगे विस्तार से चर्चा। अपने सवाल आप भेजते रहिए और पूरा प्रयास रहेगा इस कार्यक्रम के दौरान ही आपके प्रश्नों के उत्तर दिए जाएँ। अब अरुण मंत्री जी हमारे आज के खास मेहमान हैं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आभार, अभिनंदन आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और पिछली बार जब आपसे मुलाकात हुई थी, जब हम लोग जुड़े थे, तो आपने कहा था कि एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। हालांकि उसके अगले दिन तो नहीं, लेकिन हमने देखा कि किस तरीके का बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दिया है। इसको कितना आप सस्टेनेबल मान रहे हैं? अब बाज़ार उन स्तरों के आसपास आ गया है जहां पर एक तरीके से रुकावट देखने को मिलती है। 17,800 18,000 के आसपास हम देखते हैं, फिर से बाज़ार हल्का होने लगता है। क्या इस बार उन स्तरों को तोड़ पाएगा, या फिर आपको लगता है कि 18,000 के आसपास एक बार फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी? गुड आफ्टरनून विपुल जी। देखिए डेफिनेटली जो लेवल था 17,350-400 जहाँ पे हमने बाइंग की राय दी थी, वो डेफिनेटली ओवरसोल्ड एरिया था। जैसे कि मैंने उस टाइम डॉक्यूमेंट्री में भी यही कहा था कि वो 18% के आसपास की एफआईएस की लॉन्ग थी, जो कि एक मल्टी ईयर लोस के आसपास थी, प्लस काफी ओवरसोल्ड पोजीशंस पे मार्केट जा चुका था। देखिए मार्केट में ओवरऑल मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम बड़ी नजर नहीं आती। एक ही जो प्रॉब्लम जो मार्केट को सता रही है वो अडानी का इशू। अगर आप देखें पिछले 4 दिन की चाल, जैसे ही अडानी के स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम आता है, बैंक्स वगैरह, इवन मिड कैप स्मॉल कैप में भी आपको बड़ा उछाल देखने को मिलता है। तो अदर देन अडानी मुझे मार्केट में कोई बड़ी परेशानी अभी नजर नहीं आ रही। एक चीज जो हो सकता है आने वाले दिनों में थोड़ा बहुत आप वोलेटिलिटी देखने को मिलेगा, वो फेड रेट हाइक की वजह से देखने को मिलेगा। डेफिनेटली 25 बेसिस पॉइंट का तो 95% प्रोबेबिलिटी इंडेक्स में उसका हाइक तो होना ही है। तो 50 बेसिस पॉइंट की भी दबी चाल में इसकी भी बात चल रही है। मार्केट में भी 50 बेसिस पॉइंट भी हो सकता है, वो एक फैक्टर हो सकता है वोलेटिलिटी के। बाकी कोई प्रॉब्लम मुझे ओवरऑल मार्केट में नजर नहीं आ रही। 17,400 से ऑलमोस्ट मार्केट 17,800 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट 400 पॉइंट की रिकवरी आ चुकी है। थोड़ा बहुत लॉन्ग पोजीशंस आपको बनते हुए नजर आ रहा है, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग का भी आपको सहारा देखने को मिला है। पर ओवरऑल रुझान मुझे लग रहा है पॉजिटिव रहेगा जब तक बैंक निफ्टी में गिव अप या फिर हो सकता है ऊपर में सेलिंग ना आए। मार्केट थोड़ा पॉजिटिव रुझान के साथ ही ट्रेड करेगा। और हो सकता है अगर आने वाले दिनों में अडानी के स्टॉक्स में और अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिले तो मार्केट में स्टेबिलिटी आती हुई नजर आएगी। तो अगर शॉर्ट टर्म आप ट्रेडर्स हैं तो एक ही चीज पे आपको ध्यान रखना है, वो अडानी के ओवरऑल इशू के ऊपर। अगर वहां से कोई नेगेटिविटी नहीं आती है तो मुझे लग रहा है मार्केट में जो रुझान रहेगा पॉजिटिव से कंसोलिडेशन का ही आपको देखने को मिलेगा। तो आने वाले दिनों में रुझान पॉजिटिव से कंसोलिडेशन का रहेगा। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले, चूंकि अडानी का जिक्र आपने छेड़ दिया है, तो यहाँ पर खबरों का सिलसिला नहीं थम रहा है। कुछ पॉजिटिव खबरें आती हैं, उसके बाद से कुछ एक रिपोर्ट इकरा की आ गई अदानी पोर्ट को लेकर के। इसके अलावा भी बहुत सारी खबरों का फ्लोर वहाँ पर बना हुआ है। आज हमने देखा कि काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही थी, और आज क्यों, मतलब पिछले 3-4 कारोबारी सत्र में लोअर लेवल से काफ़ी ज़्यादा हमने देखा कि एक मजबूती जो है आ चुकी है काफ़ी शेयरों के अंदर।
अब जो है, अब हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा जो आज इंट्राडे हाई था वहाँ से अदानी पोर्ट भी हल्का हुआ, अदानी एंटरप्राइजेस भी हल्का हुआ। अभी आप अदानी ग्रुप को लेकर के कोई सलाह दे रहे हैं या आपको आपका मानना है कि दूरी बना करके रखनी चाहिए जब तक पूरी पूरी धुंध साफ नहीं हो जाती है? बिल्कुल जी, सेम वही राय रहेगी। पहले भी हमने ये कहा था जो पोजीशंस है उनमें आपको एग्जिट मिल सकता है, पर कोई नई पोजीशंस ऐड करने की कोई सलाह अभी भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल उछाल काफी अच्छा है और काफी लोगों ने बाइंग जो की थी, अगर नीचे में उनके ही पोजीशंस एग्जिट होते हुए नजर आ रहे हैं, तो अच्छा उछाल देखने को मिला। और लकीली जिन्होंने ट्रेडिंग के लिए बाई किया था, जो लोअर सेक्टर्स को भी जिन्होंने बाई किया था, एटलीस्ट उनको एग्जिट भी मिल रहा है छोटे मझोले स्टॉक्स में भी, इवन अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी पोर्ट के ऊपर भी। अंबुजा पे मेरी राय पहले थोड़ी पॉजिटिव थी, अभी भी मुझे लग रहा है अंबुजा एक अच्छे स्ट्रक्चर के थ्रू बना हुआ है। ओवरऑल ग्रुप में अगर पिक करना है तो मुझे अंबुजा सीमेंट एक बेहतर विकल्प हो सकता है। उसमें भी एक अच्छा उछाल आया, तो उसमें भी थोड़ी गिरावट का वेट करें अगेन, क्योंकि गिरावट जरूर आ सकती है, क्योंकि ओवरऑल जो बाउंस नजर आया लास्ट 3 दिनों में, वो कैश बाइंग के अलावा शॉर्ट कवरिंग का भी आपको बाउंस जरूर नजर आया है। तो वो शॉर्ट कवरिंग हो सकता है आज नहीं तो कल वो थोड़ी फिजल आउट होती हुई नजर आएगी, और थोड़ा रिट्रेसमेंट थोड़े नीचे के लेवल्स आपको अडानी ग्रुप में देखने को मिलेंगे। तो नई खरीदारी की राय डेफिनेटली नहीं है। अगर किसके पास पोजीशंस है, जिन्होंने नीचे में बाई किया है या ऊपर में भी बाई किया है, तो धीरे धीरे एग्जिट ही ले लें इन सभी स्टॉक्स में। ओवरऑल ग्रुप में देखें तो मुझे अंबुजा सीमेंट के अलावा और कोई स्टॉक मुझे फिलहाल उस ग्रुप में पसंद नहीं आता। ठीक, अब चलिए दर्शकों को शामिल करते हैं और रंजीत भाटिया जी का प्रश्न जरा लाया जाए स्क्रीन पर। रंजीत भाटिया जी जो है उन्होंने यूट्यूब के माध्यम से हमको सवाल भेजा था अपना, और ये जानना ये चाह रहे हैं कि बायोकॉन और ऑटोमोटिव स्टैंपिंग के शेयर में लॉन्ग टर्म व्यू लेना चाह रहे हैं बायोकॉन के अंदर, कि क्या अभी इसमें खरीदारी की जा सकती है। इसके अलावा इनका ऑटोमोटिव स्टैंपिंग में भी इनका प्रश्न है कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म व्यू क्या बन रहा है। ये नहीं पता कि इन्होंने शेयर ले लिए हैं या फिर ये लेना चाह रहे हैं। अभी 228 के आसपास चल रहा है बायोकॉन का शेयर, करीब 1.25% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ये चार्ट आप देख सकते हैं आज का किस तरीके से ट्रेड कर रहा है, 228 के आसपास शेयर ट्रेड करता हुआ। आपकी राय क्या होगी सर बायोकॉन को लेकर के? यहाँ पर लॉन्ग टर्म व्यू क्या निकल करके आ रहा है आपके लिए? विपुल जी, ओवरऑल फार्मा में मेरी 2024 में राय बुलिश है, क्योंकि ओवरऑल बॉटम के आसपास है। तो हो सकता है आपको क्योंकि शॉर्ट ऑफ आइडियाज काफी फंड मैनेजर्स आपको नजर आ रहे हैं, शॉर्ट ऑफ आइडियाज मार्केट में भी आपको देखने को मिलेगा, तो एक सेफ हेवन की बेट जरूर हो सकती है निफ्टी फार्मा का इंडेक्स। पर बायोकॉन में मुझे लग रहा है थोड़ा आपको वेट करना चाहिए। अगर आपने फ्रेश बाइंग नहीं किए तो थोड़ा वेट करें। मुझे लग रहा है और भी बेहतर विकल्प है। मुझे डॉक्टर रेड्डी में काफी अच्छा उछाल नजर आता है। हो सकता है डॉक्टर रेड्डी आपको आउट परफॉर्मेंस करता हुआ नजर आए। एक स्टॉक पे हमने डेफिनेटली बाइंग की राय दी है, वो भी बायोकॉन का पार्ट है, बायोकॉन की सब्सिडरी है, वो है सिंजीन। मुझे लग रहा है सिंजीन में आप निवेश करके चल सकते हैं, वो भी पार्ट ऑफ बायोकॉन ही है। तो अगर आपको बायोकॉन में ही बाई करना है तो मुझे लग रहा है सिंजीन एक बेहतर विकल्प होगा, जिसका स्ट्रक्चर भी काफी अच्छा है और वॉल्यूम भी काफी अच्छे, और एफ&ओ में नहीं होने के कारण उसमें आपको थोड़ा रिस्क भी कम रहेगा। तो ओवरऑल फार्मा में देखें तो मुझे लग रहा है आपको सिंजीन या डॉक्टर रेड्डी, उसमें आप निवेश करके चल सकते हैं, वो एक अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। इसी समूह में रहना है तो सिंजीन में आप निवेश कर सकते हैं। फार्मा में सेक्टर में रहना है तो डॉक्टर रेड्डीज ये ज़्यादा पसंद आ रहे हैं अरुण जी को, तो आप उस हिसाब से अपनी रणनीति बना सकते हैं। अगले दर्शक से बातचीत करते हैं। हमारे साथ रंजीत सिंह जी, माफ कीजिएगा, जुड़े हुए हैं। रंजीत जी नमस्कार। नमस्कार भाई। नमस्कार राजीव जी, कैसे हैं आप? अच्छा, बढ़िया। कहाँ से बोल रहे हैं? दिल्ली से। दिल्ली से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात सर। होली की तैयारियां हो गई पूरी? हाँ हाँ, तैयारी पूरी हो गई। बहुत अच्छी बात। तो अभी क्या करते हैं सर आप? मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। चलिए बहुत अच्छी बात है सर। और बताइए क्या आपने एक प्रश्न है आपका जी? एक तो दो मेरे क्वेश्चन है। हाँ हाँ, एक्चुअली हमें तो आता नहीं है ये चीजें, अभी सीख रहा हूँ। और मेरे पास 128 LIC के शेयर हैं, जो जी 6 कुछ के लिया, 635 का हमने लिया है। 635 का? 635 का लिया है। अच्छा। तो ये बताओ कि इसको क्या करना है। और दूसरा, हमारे जैसे लोगों को टाइम तो होता नहीं। अभी मैंने वेट किया था, तब आपसे कॉल भी लगी, और ऐसे में कल परसों में छुट्टी पे था, तो मैंने आपको कॉल लगा दिया, चाहे मैसेज कर दिया। तो इसमें ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जैसे लोगों को लिए ऑनलाइन इस तरह से करना ठीक है, या हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, या म्यूचुअल फंड ऐसे जो इजीली ग्रो हो जाए, हमें दिक्कत ना हो, हमें बार बार सेल और बेच करने की जरूरत ना पड़े, और हमें
प्रॉफिट भी सेफ तरीके से आ जाए। ठीक है, देखिए पहले तो आपको ये कहना चाहेंगे कि जब तक आप अगर शेयर बाजार के बारे में बहुत अच्छी जानकारी नहीं रखते हैं तो सीधे पैसे ना लगाएं, या तो किसी एक्सपर्ट की मदद लें, या फिर जैसा दूसरा विकल्प आपने बताया म्यूचुअल फंड का, बिल्कुल वहाँ पे फंड मैनेजर होते हैं, वो लोग बहुत प्रशिक्षित होते हैं, सुबह शाम यही काम करते हैं, तो वो आपके पैसे को सही जगह लगाते हैं ताकि जो है आपका पैसा सुरक्षित रहे और लंबे समय तक आपको रिटर्न मिलते रहें। शेयर बाजार में खुद पैसे लगा रहे हैं तो पहले थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा कीजिए, जैसे हमारे जो कार्यक्रम है उनको देखिए, धीरे धीरे करके आप समझ जाएंगे। बाकी LIC के शेयर आपने ले रखे हैं, उस पर हम अरुण जी की राय ले लेते हैं। अरुण जी, 635 के आसपास की इनकी खरीद है LIC और 613 के आसपास अभी चल रहा है। आप ओवरऑल क्या व्यू दे रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग फंसे हुए हैं, खासतौर से IPO के समय से ही हम देख रहे हैं कि लोगों के सवाल लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, और अभी हम देख रहे हैं 613 के आसपास शेयर चल रहा है, आपकी क्या राय रहेगी सर? विपुल जी, करंट लेवल से होल्ड करने की राय रहेगी, यही सेम राय हमने क्लाइंट्स के साथ भी शेयर की है, क्योंकि ओवरऑल जो भी नेगेटिविटीज थी, जो भी मार्केट में बातें चल रही थी, एक जो इशू था वो जो बजट में अनाउंसमेंट के हिसाब से वहां से थोड़ी नेगेटिविटी स्टॉक में फैली। अगेन स्टॉक में एक बॉटम ऑलरेडी बन चुका है। सेकंड, जो अडानी ग्रुप के रिलेटेड इनका एक्सपोजर की बातें मार्केट में चल रही थी, जो कि 1% के आसपास का एक्सपोजर है, वो भी ऑलमोस्ट न्यूज फैक्टर्ड इन हो चुकी है स्टॉक में। तो मुझे लग रहा है एक बाउंस आपको ड्यू है स्टॉक में 670 690, ये दो लेवल तक एक बाउंस स्टॉक में आ सकता है। टेक्निकली भी बेस फॉर्मेशन हो चुका है, तो करंट लेवल से एग्जिट की राय नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट उनके प्राइस के आसपास है, 2-3% के आसपास गिरावट है इनकी प्राइस से। मुझे लग रहा है वहां वो प्राइस जरूर आ जाएगा। 670 680 का लेवल भी आपको देखने को मिलेगा, तो वहां पे आता है तो स्टॉक को आप एक बार बुक करके चल सकते हैं। लॉट बुक करने की फिलहाल स्टॉक में राय नहीं है, क्योंकि आपने काफी नीचे की तरफ बाय किया है। सेकंड, स्टॉक ऑलमोस्ट सपोर्ट के आसपास है, तो 50 से 70 रुपए की मूवमेंट आ सकती है, तो उस मूवमेंट के लिए आप होल्ड करें। 670-80 आता है तो वहां पे एक बार अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। होल्ड करने की सलाह है सर, आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, लेकिन हाँ 670 680 का रेट अगर आता है तो वहाँ पर आप प्रॉफिट अपना बुक कर सकते हैं, तो अभी होल्ड करके रखिए आप। चलिए, इस बीच RK सिंह जी ने हमें प्रश्न भेजा है और अभी उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। जरा उन्होंने 2-4 शेयर खरीदे हुए हैं और वो जानना चाह रहे हैं कि इन शेयरों पर अरुण जी अपनी सलाह दें, तो जरा उनका पोर्टफोलियो जरा लेकर के आया जाए। इन्होंने DMart के शेयर ले रखे हैं 3983 पर, 3983 रुपये पर DMart के शेयर ले रखे हैं। विप्रो के भी शेयर इनके पास हैं, जो कि 448 रुपये पर इन्होंने खरीद रखे हैं। टाटा ग्लोबल के शेयर ले रखे हैं 805 रुपये पर शेयर के हिसाब से। टाटा पावर के शेयर हैं 238 रुपये पे। अब इनकी क्वांटिटी क्या है ये इन्होंने मेंशन नहीं की हुई है और बातचीत हमारी हो नहीं पाई इनसे। अभी इनमें से कुछ शेयरों में क्या कुछ बदलाव करना चाहिए, या आपको लगता है ये 3-4 शेयर ले रखे हैं अच्छे हैं, इनको होल्ड करके रखना चाहिए, और क्या किसी शेयर में आप खरीदारी की भी सलाह देंगे करंट लेवल पे आकर के? डेफिनेटली विपुल जी, चारों ही शेयर इन्होंने काफी अच्छे बाई किए हैं। एक थोड़ा डीमार्ट में हो सकता है इनको थोड़ा मोमेंटम कम नजर आया, हो सकता है क्योंकि रिजल्ट्स इनलाइन मार्केट के नहीं आए थे, मार्केट के थोड़ा एक्सपेक्टेशन के नीचे आए थे, पर ओवरऑल स्टॉक्स काफी अच्छे चुने हैं। अगर इनको नया पैसा लगाना है चारों स्टॉक में, तो मुझे लग रहा है करंट लेवल पे ऐड भी कर सकते हैं। चारों ही स्टॉक अच्छे करेक्शन में भी आपको मिल रहे हैं, प्लस अच्छे सपोर्ट के आसपास डिमांड एरिया के पास भी मिल रहे हैं। तो एक्सेप्ट डीमार्ट आप तीनों ही स्टॉक करंट लेवल पे और ऐड कर सकते हैं। डीमार्ट पे थोड़ा करेक्शन का वेट करें, हो सकता है 100-150 से 200 रुपए का थोड़ा करेक्शन आपको डीमार्ट में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ओवरऑल जो अर्बन कंजम्पशन की बात चल रही है उसमें थोड़ा स्लो डाउन की बातें अभी भी चल रही है मार्केट में। सेकंड, जो कमेंट्री आ रही है बाटा जैसी कंपनी से या फिर हो सकता है डीमार्ट जैसी कंपनी से, वो भी थोड़े वीकनेस का रुझान नजर आ रहा है। तो हो सकता है 100-150 रुपए की गिरावट आपको डीमार्ट में थोड़ी देखने को मिले, पर वहां पे भी आप निवेश करके चल सकते हैं। बाकी तीनों स्टॉक जो कि विप्रो, टाटा मोटर्स, टाटा पावर और टाटा कंज्यूमर जो इन्होंने बाय किया है, अगर वो और ऐड करना चाहते हैं तो करंट लेवल से भी कर सकते हैं। चारों स्टॉक अच्छे फंडामेंटल्स के लिए काम कर रहे हैं, वैसे भी काफी अच्छी कंपनियां हैं, तो चारों स्टॉक आप एवरेज कर सकते हैं। डीमार्ट में थोड़ा और नीचे के लेवल्स मिले तो काफी बेहतर लेवल्स मिलेंगे, तो चारों को ही एवरेज करके चलें। मुझे लग रहा है स्टॉक आने वाले दिनों में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो अच्छा पोर्टफोलियो सर आपका बने रहिए, और हाँ अगर आप चाहें तो मौजूदा स्तर पे और शेयर ले सकते हैं। डीमार्ट में थोड़ा इंतजार कीजिए, वहाँ अगर गिरावट आती है तो लोअर लेवल पे आप एंट्री कर सकते हैं, लेकिन आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, आपको आने वाले दिनों में अच्छे रिटर्न यहाँ पर मिलते हुए दिखाई देंगे। यूट्यूब पे हमारे साथ मुकेश रंकावत जी ने प्रश्न अपना भेजा है और टाटा स्टील के ऊपर इनका प्रश्न है। 1000 शेयर इन्होंने टाटा स्टील के ले रखे हैं और इनकी खरीद का भाव है 118 रुपये पे इन्होंने ख़रीदा हुआ है। अभी ये शेयर चल रहा है 105 रुपये के आसपास। पिछले 6 महीने की बात करें तो एक दायरे में ही है शेयर सर। बीच में एक हमने देखा था कि एक रैली देखने को मिली थी जिसमें ये 90-100 से चलते हुए और 120 तक गया था, और ये आज का इंट्राडे चार्ट आप देख सकते हैं, अभी 105-70 के आसपास ट्रेड करता हुआ। ओवरऑल आपकी राय क्या होगी सर?
विपुल जी, ओवरऑल राय तो मुझे लग रहा है मेटल्स में थोड़ा आपको गिरावट और देखने को मिल सकती है, क्योंकि हो सकता है आने वाले दिनों में आपको मेटल्स के प्राइसेस में ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिले। पर ओवरऑल टाटा स्टील मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, पर लंबी अवधि की राय है तो ही स्टॉक को होल्ड करें। शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है थोड़े पेन्स आपको मेटल स्टॉक्स में देखने को मिलेंगे, स्पेशली टाटा स्टील, वेदांता। मुझे लग रहा है दोनों स्टॉक मुझे चार्टिकली थोड़ा वीकनेस नजर आ रही है, और दोनों में ही डिस्ट्रीब्यूशन काफी है, काफी लोगों के होल्डिंग्स में है, काफी लोगों के पोर्टफोलियो में ले रखा है, 115 120 के लेवल्स पे भी काफी लोगों ने ले रखा है। तो मुझे लग रहा है दोनों स्टॉक में थोड़ी गिरावट ड्यू है, हो सकता है आने वाले दिनों में आपको थोड़ी गिरावट देखने को मिले। पर अगर लंबी अवधि का नजरिया है, 9 से 12 महीने अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो स्टॉक्स अच्छे हैं। जैसे ही चाइनीज जो डिमांड है अगर वो रिकवर होती है तो मुझे लग रहा है मेटल स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे। अगर नीचे में लेवल्स मिलता है तो वहां पे डेफिनेटली ऐड करें, पर 3 से 6 महीने का व्यू ना रखें, 2 से 12 महीने का व्यू है तभी स्टॉक को होल्ड करें और नीचे में ऐड करें। मुझे लग रहा है 12 महीने का व्यू रहेगा तो स्टॉक अच्छा कर सकते हैं आने वाले दिन। ठीक है, तो लंबी अवधि का नज़रिया रखें सर, 1 साल के आसपास का आप अपना नज़रिया रखेंगे तो आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। अब लंबी अवधि का जिक्र आपने किया अरुण जी, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल राकेश कुमार जी ने हमसे पूछा है, और ये कह रहे हैं कि हेलो सर राकेश जी, और ये कह रहे हैं कि मैं अगर मान लीजिए मैंने किसी कंपनी में लंबी अवधि के लिए निवेश किया है तो मैं ये कैसे निर्णय कर पाऊँगा कि मुझे कब एग्ज़िट करना है, कितने प्रॉफिट पे एग्ज़िट करना है। तो ये एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल है कि आखिर में निकला कब जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी रहे कि जिन्होंने काफ़ी ऊंचे स्तर देखे लेकिन नज़रिया लंबा था, उसके बाद शेयर काफ़ी बुरी तरह पिट गया, वो नीचे भी आ गए। तो एग्जिट का कोई थंब रूल है, किन लेवल्स पे, कितने प्रॉफिट पे या कितने नुकसान पे निकल जाना चाहिए सिर्फ, या फिर आपको लगता है कि नहीं, बस आपने अगर नज़रिया 1 साल का रख लिया फिर भाव चाहे जो भी हो बने ही रहना चाहिए? विपुल जी, काफी अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। अगर आप बुक्स के थ्रू जाए, अगर आप बुकिश वर्ड्स के थ्रू जाए, डेफिनेटली आपको, अगर आपने 1 साल का नजरिया रखा है तो 1 साल आपको रुकना भी चाहिए। पर आज का जो मार्केट है वो काफी डायनामिक हो चुका है। एक जो आप 20 से 25% का रिटर्न अगर आप साल में चाहते हैं तो होता है, कभी यही होता है कि वो रिटर्न आपको 15 से 20 दिन में भी मिल जाता है। काफी स्टॉक्स में ऐसा रिटर्न आता है, काफी छोटे मोटे मझोले स्टॉक्स में ऐसा रिटर्न आपको देखने को मिलता है। तो वो चीज आपको डेफिनेटली माइंड में रखनी चाहिए कि आपका एग्जिट क्या रहेगा और कितना लॉस आप ले सकते हैं। और एक थंब रूल जो हम यूजुअली क्लाइंट्स को भी देते हैं, तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड होता है 1:3 जरूर होना चाहिए। सपोज कोई स्टॉक आपने 100 रुपए के आसपास खरीदा है तो आपका अपना लॉस भी डिफाइन होना चाहिए, अपना प्रॉफिट भी डिफाइन होना चाहिए। अगर आप 100 रुपए का स्टॉक खरीदते हैं, अगर आपका लॉस 10 रुपए का ले सकते हैं तो 130 रुपए के लिए आपको जरूर ठहरना चाहिए, क्योंकि अगर आप 1:3 नहीं रखेंगे तो हो सकता है आपको अच्छे रिटर्न्स मार्केट में देखने को ना मिले। तो एक थंब रूल आपका यही होना चाहिए, जैसे ही आप स्टॉक बाई करें उसका एंट्री और एग्जिट दोनों ही डिसाइड कर लें। कभी भी आपके माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि मैं सिर्फ ये स्टॉक प्रॉफिट में ही निकालूंगा, हो सकता है आपको लॉस में भी निकालना पड़े। इसीलिए नीचे की भी एग्जिट आपको माइंड में रखनी है और ऊपर की भी एग्जिट आपको माइंड में रखनी है। तो बेस्ट जो रिस्क रिवॉर्ड आपको मेंटेन करना है वो 1:3 का डेफिनेटली रखना है। अगर वो 1:3 का अगर आपका रिवॉर्ड आ जाता है 10 दिनों में तो भी आपको बुक कर लेना चाहिए, अगर 6 महीने में आता है तभी आपको बुक कर लेना चाहिए। सेकंड, आपको दूसरी साइड भी यही देखना है, अगर वो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर कर जाता है, अगर आप 10% से ज्यादा लॉस नहीं दे पा रहे हो तो वहां पे भी आपको एग्जिट कर देना चाहिए। आपको अपनी 1 साल या 1.5 साल की अवधि के लिए वेट नहीं करना है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। जैसे ही आप स्टॉक बाई करें, बेटर है आप अपना रिस्क रिवॉर्ड तय कर लें। बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड रहेगा 1:3 का। अगर आप 100 रुपए पे बाई करते हैं तो नीचे का अपना रिस्क डिफाइन करें, और जहां से आप बाई कर रहे हैं वहां से 3 गुना जो आपने रिस्क लिया है उसका रिवॉर्ड भी जरूर रखें। तो वो बुक अपना नोट करके रखें और अपनी अवधि के लिए वेट ना करें, जैसे ही आपका टारगेट आ जाए वैसा ही निकल जाए। तो बेस्ट जो रिटर्न जो हम मानते हैं यूजुअली मार्केट में मिलता है 15 से 20% का अगर आपको रिटर्न मिलता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, तो वैसे भी आपको बुक कर लेना चाहिए। अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म के लिए है तो 20% का रिटर्न किसी भी स्टॉक में मिलता है तो वो एक अच्छा रिटर्न होता है बुक करना। तो राकेश जी, उम्मीद करते हैं अब आपको ये पता लग गया होगा कि शेयर से एग्जिट कब करना है, और अगर आप कोई शेयर है और आप उसमें समझ नहीं पा रहे एग्जिट करना है कि नहीं, दोबारा प्रश्न पूछ लीजिएगा। अरुण जी मौजूद हैं, फिर अरुण जी से चर्चा कर लेंगे, या कोई और एक्सपर्ट किसी दिन होगा तो उनसे बातचीत कर लेंगे। नंदलाल माहिया जी ये जो है कह रहे हैं हैप्पी होली विपुल जी, बहुत बहुत होली की आपको भी शुभकामनाएं नंदलाल जी, और आपके जीवन में और आप सभी दर्शक जितने भी हैं हमारे, उन सबके जीवन में जो है हमेशा खुशियों के रंग बिखरते रहें। इस त्यौहार पे यही हमारी तरफ से, माई9 की तरफ से शुभकामना है। इस बीच अगले दर्शक का प्रश्न ले लेते हैं। डेली ब्लॉग्स, अब इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, डेली ब्लॉग्स के नाम से इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, यूट्यूब आईडी इन्होंने बनाई हुई है, और अदानी एंटरप्राइजेस के ऊपर इनका प्रश्न है, और इनकी खरीद काफ़ी ऊपर की है, 3950 रुपये की इनकी खरीद है। अब ये कह रहे हैं प्लीज़ सजेस्ट हाउ टू रिकवर द लॉस। अभी तो सर लोअर लेवल से तो काफ़ी रिकवरी आ गई है,
आपकी खरीद करीब 4,000 के आसपास की है, आपने 1,000 रुपये तक के भी स्तर देखे और अब तो वहाँ से एक तरीके से देखें तो लगभग शेयर डबल हो चुका है। अभी अगर हम देख रहे हैं तो 2,000 के आसपास शेयर ट्रेड करता हुआ आज हमने देखा। आप देख सकते हैं कि जब ओपनिंग हुई मार्केट की तो उस समय जो है रिकवरी आई थी काफ़ी तेज़, हालांकि ऊपरी स्तर से हल्का हुआ है। अगर हम इसका वीकली चार्ट भी अगर दिखा सकें एक बार कि किस तरीके की रिकवरी यहाँ पर देखने को मिली है, तो ये देखिए कि कितनी बुरी तरह पिटाई हुई थी और उसके बाद से एक अच्छी खासी रिकवरी तो आई है, फिर एक बार पिटाई हुई और अब जो है थोड़ा सा स्थिर होता हुआ ये शेयर ट्रेड कर रहा है। 2,000 पे खुला, आज 2135 का हाई लगाया है इसने। आपकी सलाह क्या रहेगी सर इन लेवल्स पे अदानी इंटरप्राइज पे? इनकी खरीद काफ़ी ऊपर की है। देखिए वैसे तो यूजुअली सलाह हम वैसे भी अडानी ग्रुप पे नहीं दे रहे हैं बाइंग की, क्योंकि ऑलरेडी बाइंग कर रखा है। मुझे लग रहा है एक एक्सटेंडेड थोड़ी बहुत रैली इनको जरूर मिल सकती है, पर चूंकि इन्होंने ऑलरेडी 1,000-1,100 के लेवल्स मेरे ख्याल से ऑलरेडी देखे हैं, तो इन्होंने डेफिनेटली कोई रिस्क तो डेफिनेटली अपने माइंड में नहीं रखा है। पर करंट लेवल से भी इनको अगर आप रिस्क लॉकिंग करना चाहते हैं तो मुझे लग रहा है 1,700 के नीचे जब भी ये स्टॉक जाए तो एक बार का अपने स्टॉक से वापस निकल जाए, क्योंकि अगर जो रैली आई है वो प्योरली शॉर्ट कवरिंग के बेसिस पे भी आई है, पर न्यूज के बेसिस पे भी आई है। ऊपर में मुझे लग रहा है 2250 से 2300 के लेवल्स तक मुझे लग रहा है एक एक्सटेंडेड रैली हो सकती है, जो कि कुछ दिन पहले के लेवल्स देखने को मिले थे। तो अगर 2300 का लेवल ऊपर में निकलता है तो 2400-2500 तक के लिए भी एक एक्सटेंडेड रैली देखने को मिल सकती है। इनके प्राइसेस आना मुझे लग रहा है काफी डिफिकल्ट है, मुझे नहीं लग रहा कोई बड़ी तेजी इनको देखने को मिलेगी इनके प्राइसेस तक। तो एक रिस्क डिफाइन जरूर कर ले अपनी पोजीशंस के लिए। नीचे में 1700 का लेवल जो है अपने माइंड में जरूर रखें। जब तक 1700 का लेवल नीचे में नहीं टूटता आप अपने स्टॉक को होल्ड करें। ऊपर में मुझे लग रहा है पहला जो लेवल रहेगा 2250 निकलता है तो 2400-2500 इसके आसपास स्टॉक के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। वो लेवल्स आ जाते हैं तो अपनी पोजीशन से निकल जाए, कोई बड़े आपके लेवल्स तक का वेट ना करें, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा वहां तक के लेवल्स आपको वापस देखने को इजीली मिल जाएंगे। ठीक, चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं और मोहम्मद साहब ने हमें अपना प्रश्न भेजा है, जरा उनका प्रश्न स्क्रीन पर लाया जाए कि किस बारे में मोहम्मद साहब जानकारी चाह रहे हैं। तो मोहम्मद साहब जानकारी मोहम्मद महबूद हैं, एक्साइड इंडस्ट्रीज़ के ऊपर इनका प्रश्न है। 75 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, 180 रुपये की इनकी खरीद है, 2 साल का नज़रिया है। तो ये अच्छी बात है कि इनका नज़रिया काफ़ी लंबा है। अभी भी अगर हम देखें तो प्रॉफिट में ही है, करीब 2 रुपये के आसपास का इनको पर शेयर प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर हम देखें अगर इसके चार्ट पे सर, तो ये पिछले 6 महीनों में बहुत सीमित दायरे में कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इनका नज़रिया काफ़ी लंबा है और ये आज भी देखिए इंट्राडे में किस तरीके का कामकाज कर रहा है। और जरा एक यहाँ पर ये देखिए, ये ईयरली चार्ट हम देख रहे हैं कि किस तरह की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है और ये आप देख सकते हैं वीकली चार्ट, तो एक दायरे में ही फंसा हुआ है, एक रेंज में ही कामकाज कर रहा है। आप क्या कुछ सजेस्ट करेंगे एक्साइड इंडस्ट्रीज़ को लेकर के? विपुल जी, डेफिनेटली एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगा एक्साइड के बारे में। बजट डे के दिन हमने ये स्टॉक अपने क्लाइंट्स को दिया था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, और डेफिनेटली वहां से कोई रिटर्न नहीं बने। 179-180 के भाव जब भी थे, अभी भी उसी भाव के आसपास चल रहा है, 1 से 2 रुपए ऊपर है, क्योंकि अगर आप बजट डे से देखें वहीं से कंसल्टेशन देखने को मिला। और जैसे ही कैपेक्स वगैरह का अनाउंसमेंट हुआ और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए अनाउंसमेंट किया, बैटरीज के लिए काफी अच्छे अनाउंसमेंट आए थे, तो फंडामेंटली हमने एक्साइड को अपने पोर्टफोलियो में चुना था 1 से 1.5 साल के लिए बाई करने के लिए। और लकीली जब आज क्वेश्चन इस शो में आया तो उसी भाव के आसपास चल रहा है। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक 240-250 के लेवल्स आने वाले दिनों में छू लेगा इजीली, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बातें चल रही है और लिथियम बैटरीज की जो बातें चल रही है, उनका प्लांट भी इनका ऑपरेटिव होने वाला है, तो वहां से एक अच्छा इनको पॉजिटिव रुझान देखने को मिलेगा। तो लंबी अवधि के लिए डेफिनेटली एज ए डिस्क्लेमर हमने भी ये स्टॉक अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करके रखा है और उसी प्राइस के आसपास चल रहा है। तो मुझे 250 के लेवल इनको लंबी अवधि में देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉक को होल्ड करें। तो हमारा भी तो डेफिनेटली 1 से 1.5 साल का है, तो इनका भी तो उससे भी ज्यादा है, 2 साल के ऊपर का है, तो होल्ड करें। मुझे लग रहा है 240-250 के लेवल स्टॉक में आपको देखने को मिल सकता है। अब जरा अगला दर्शक मनोज जी का ले लेते हैं। हमारे साथ मनोज पटेल जी हैं और डेली व्लॉग जी जो हैं लगातार आप प्रश्न पूछते हैं। बाकी लोगों को भी मौका दीजिए सर, क्योंकि आपका एक प्रश्न हमने ले लिया है, बाकी लोगों के भी प्रश्न शामिल होने दीजिए। आपके प्रश्न पर फिर कभी चर्चा हो जाएगी, अभी देखते हैं। लेकिन इस बीच जरा प्रश्न लेकर के आते हैं। मनोज जी क्या पूछना चाह रहे हैं? मनोज जी भी एक ऐसी कंपनी में इन्होंने पैसे लगाए हैं जहाँ पर कि हम देख रहे हैं वॉल्यूम बहुत कम है। जी हाँ, लिंकलॉन फार्मास्यूटिकल में इन्होंने पैसे लगाए हैं। 400 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, 385 रुपये की इनकी खरीद है और अभी 339-340 के आसपास चल रहा है। आज हम देखें तो करीब 2.5% के आसपास की मजबूती है। क्या कहना चाहेंगे सर, क्योंकि इतनी सारी कंपनियों के बावजूद लोग चुन चुन के ऐसी कंपनियों में ही पैसे लगाते हैं जहां वॉल्यूम बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। आप ट्रैक करते हैं इसको?
विपुल जी, फंडामेंटली तो ऐसा कुछ हम मेजरली ट्रैक नहीं करते हैं स्टॉक को, पर चूंकि काफी लोगों के पोर्टफोलियो में होता है, काफी क्वेरीज आते हैं, तो टेक्निकली जरूर ये स्टॉक रेडार पे है। मुझे लगा टेक्निकली तो अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वॉल्यूम्स काफी कम है, ये एक बड़ा नेगेटिव ट्रिगर है स्टॉक के लिए। वॉल्यूम्स में आपको कोई बड़ा उछाल देखने को नहीं मिला है, पर टेक्निकली अभी भी स्टॉक मुझे लगा है थोड़ा पॉजिटिव नेस दिखा रहा है। अगर ओवरऑल चार्ट देखें तो मुझे लग रहा है वापस इनके भाव आपको देखने को मिल सकते हैं, 400 तक का भी एक बार भाव आपको देखने को मिलेगा। पर चूंकि करेक्शन आ चुका है और अपने सपोर्ट्स के आसपास है, तो स्टॉप लॉसेस का जरूर यूज करें, क्योंकि 50 रुपए ऑलरेडी डाउन है। मुझे नहीं लग रहा है यहाँ से कोई बड़ी गिरावट आपको देखने को नहीं मिलेगी। पर चूंकि मार्केट है, कोई एवरीथिंग इज पॉसिबल, ये मार्केट में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। कोई एक नेगेटिव न्यूज में भी स्टॉक में बड़ी गिरावट आपको आती हुई नजर आ सकती है, तो स्टॉक को होल्ड करें। करंट लेवल से मुझे टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग है। 320 का स्टॉप लॉस लगाए नीचे में, 320 के नीचे जाएगा तो बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी, तो स्टॉक को होल्ड करें। 320 का स्टॉप लॉस लगाएं, 380 से 400 वापस इनके भाव मुझे लग रहा है इनको देखने को मिलेंगे। थोड़ा समय इनको देना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक में वॉल्यूम्स कम है, तो थोड़ा समय देंगे तो मुझे लग रहा है इनके प्राइसेस के ऊपर स्टॉक इनको वापस देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए अब मुकेश नागर साहब का प्रश्न ले लेते हैं। अगले दर्शक जो हमारे साथ जिन्होंने प्रश्न भेजा हुआ है, और नागर साहब का प्रश्न जरा स्क्रीन पर लाया जाए। नागर साहब जानना चाह रहे हैं आईईएक्स के बारे में। अब आईईएक्स के इन्होंने शेयर ले रखे हैं, 1000 शेयर इनके पास हैं, और इनकी जो खरीद का भाव है 250 रुपये के आसपास। अभी ये जानना ये चाह रहे हैं कि क्या मुझे एवरेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आईएक्स पे सर क्या व्यू निकल करके आ रहा है? अभी हम देख रहे हैं करीब 146 के आसपास चल रहा है, इनकी खरीद से करीब इनको 100 रुपये पर शेयर का इस समय नुकसान जो है वो हो रहा है। 160 180 रुपये काफ़ी समय से 6 महीने से हम देख रहे हैं कि इसी रेंज के आसपास ये शेयर चल रहा है, 140 50 60 के आसपास। अभी हम ये देखिए थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है, और एकदम से कुछ एक तेज़ी यहाँ पर आई है। अभी 1% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्या सलाह रहेगी सर आपकी आईएक्स पर? विपुल जी, हमने आईएक्स पे एक स्ट्रैटेजी यूजुअली हमने क्लाइंट्स को शेयर की है, क्योंकि आईएक्स में काफी हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन है जो 180 200 के लेवल के आसपास काफी लोगों ने ले रखा है। कुछ स्टॉपर्स का उन्होंने काफी लोगों ने यूज भी नहीं किया है, तो काफी क्वेश्चंस ये भी आए थे, 125 30 था, जब भी क्वेश्चंस आते थे कि हम एवरेज करें या ना करें, तो वैसे भी हमने अवॉइड की सलाह दी थी, नीचे एवरेजिंग की सलाह नहीं दी थी। तो फ्रेश जो हमने एक इसमें स्ट्रैटेजी निकाली है वो निकाली है 150 के ऊपर अगर निकलता है स्टॉक, इसमें एक बड़ा टेक्निकल ब्रेकआउट आपको देखने को मिल सकता है। पर चूंकि पावर स्टॉक्स में आपको मोमेंटम अच्छा नजर आ रहा है, तो आईएक्स में भी आपको पॉजिटिव रुझान जरूर देखने को मिलेगा। तो क्योंकि इनकी बाइंग ऑलरेडी 250 के ऊपर की है, तो नीचे का घर तो इनका ऑलमोस्ट इन्होंने 100 रुपए के आसपास देख लिया है। तो एक स्ट्रैटेजी ये कर सकते हैं, जैसे ये स्टॉक 150 155 के ऊपर क्लोज होता हुआ नजर आए, वहां पे एवरेजिंग करें। मुझे लग रहा है अगर जैसे ब्रेकआउट आएगा तो इनमें मोमेंटम काफी पॉजिटिव नजर आएगा। तो 150 के ऊपर जैसे ही निकलता है स्टॉक को एवरेज करके रखें। अगेन एवरेज के साथ मैं ये भी सलाह दूंगा कि स्टॉप लॉसेस का भी जरूर यूज करें। जैसे ही आप 150 के ऊपर स्टॉक निकलता है एवरेज करें, तो 130 का पहले स्टॉप लॉस लगा के रखें। पर चूंकि आपने 100 रुपए 110 रुपए ऑलरेडी डाउन साइड देख रखा है, तो 20 रुपए का स्टॉप लॉस आप जरूर लगा ही सकते हैं। तो 130 का स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। 150 के ऊपर जैसे ही स्टॉक निकले, जैसे ही क्लोज होने के संकेत आपको नजर आए, तो 150 के ऊपर इसको एवरेज करें, तो आपका जो प्राइस आएगा वो 200 के आसपास की आपका एवरेजिंग हो जाएगी। तो 130 का पहले स्टॉप लॉस लगाएं, 150 के ऊपर एवरेज करें। मुझे लग रहा है 180 से 200 के लेवल्स ये आने वाले 3 से 4 महीने में जरूर छू सकते हैं। तो एक स्टॉप लॉस के साथ आपको जो स्ट्रेटजी सजेस्ट की गई है अरुण जी की तरफ से, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए अगले दर्शक का प्रश्न हम चाहेंगे कि जरा स्क्रीन पर लाया जाए, और ये भी यूट्यूब के माध्यम से ही प्रश्न पूछा गया है, और ये हमारे साथ पूछा है संजीव सिंह ने, बीकानेर से हैं। 87,000 रुपये में एमआरएफ का एक शेयर ले रखा है, अभी होल्ड करें या फिर निकल जाएं? एमआरएफ के शेयर इन्होंने ले रखे हैं और 87,000 रुपये की इनकी खरीद है सर। और ये ज़रा चार्ट आप देखिए, अभी जो है करीब 86,000 के आसपास चल रहा है, और 86,457 ये मौजूदा भाव देखने को मिल रहा है। इनकी खरीद जो है 87,000 की है। अब इन लेवल्स पे सर एमआरएफ जैसे शेयरों में, जिसमें कि इतना महंगा शेयर है, क्या सलाह रहेगी आपकी? और क्या, क्योंकि बहुत कम तो इनके खरीदार भी नहीं हो, मुश्किल से चुनिंदा लोग हैं जो कि खरीदते बेचते हैं इसमें। वॉल्यूम भी हम देख रहे हैं करीब 2 हफ्ते का एवरेज वॉल्यूम 270 शेयरों का है। और अभी की क्या स्थिति, क्या सजेस्ट करेंगे इनको आप? देखिए विपुल जी, ये टिपिकल आप कह सकते हैं स्टॉक में वॉल्यूम कम है, पर फिर भी अभी भी एफ&ओ में स्टॉक बना हुआ है। क्योंकि अभी भी आपको अगर आप एफ&ओ में भी देखें तो उसमें भी आपको बिडास का फर्क आएगा, 200-250 रुपए का फर्क आएगा। जैसे कि अगर आपको ये एमआरएफ बाई करते हैं, इमीडिएटली आपको 250 रुपए का लॉस हो जाएगा, 250 इंटू लॉट साइज, वो इमीडिएटली आपको उसके सेलर बायर देखने को नहीं मिलेगा।
तो चूंकि ये स्टॉक F&O में और फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग है, पर स्टॉक को होल्ड करें। मुझे लग रहा है स्टॉक आने वाले दिनों में अच्छा रुझान दिखा सकता है। 92,300 से स्टॉक वापस जा सकता है, तो स्टॉक को होल्ड करें। मुझे लग रहा है स्टॉक ऊपर में 3 से 4,000 की मूवमेंट अभी भी दिखा सकता है। नीचे में जो स्टॉप लॉस लगाए वो 85,500 के नीचे लगा के रखें, पर चूंकि इनके पास एक ही स्टॉक है, एक ही स्टॉक में भी अगर 2 से 2,500 का लॉस अगर ये बेर कर के चल सकते हैं तो वो स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 85,500 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में मुझे लग रहा है 92,000 तक के लेवल्स वापस एमआरएफ में आपको देखने को मिल सकते हैं। इस बीच जो डेली व्लॉग्स के नाम से जिनकी आईडी है वो कह रहे हैं कि मैंने F&O में आज जो है 30,000 रुपये या 3 लाख रुपए आज गंवाए हैं। 2 लॉट इन्होंने अदानी एंटरप्राइजेस के लिए थे 2,000 के 250 पे, और अभी मैं बहुत ज़्यादा लॉस में हूँ, क्या करना चाहिए? अब सर इतनी बड़ी बड़ी पोजीशन लोग बनाते हैं और उसके बाद से लॉस होने के बाद अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? अरुण जी क्या कर सकते हैं? अरुण जी लगातार यहाँ पर कार्यक्रम में बैठ के कार्यक्रम की शुरुआत में ही वो कह रहे हैं कि जब तक क्लैरिटी नहीं होती है अदानी में जो है आप नया निवेश ना करें, लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं, तो आप कर तो अपने ही मन की रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे अरुण जी इन लोगों को? देखिए अगेन सेम चीज रिपीट करूंगा विपुल जी, अगर आपको बाई करना है फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ऐसे स्टॉक में बाई ना करें जिसमें न्यूज फ्लोस काफी ज्यादा है, क्योंकि वो वाइल्ड स्विंग्स आपको देखने को जरूर मिलेंगे रात में भी। अगर जैसे अगर आप मार्केट भी अगर बंद हो जाएगा बाद में भी आपको अदानी के न्यूज अगेन नेट पे सर्च करना पड़ेगा कि कल क्या होने वाला है, परसों क्या होना है। ऐसे स्टॉक से वैसे भी दूर रहे जिनमें न्यूज फ्लो काफी ज्यादा है और काफी बड़े मूव्स वो दिखा सकता है, क्योंकि पिछले 20 से 25 दिन की अगर आप हिस्ट्री देख लें तो काफी बड़े मूव्स ऑलरेडी अडानी ग्रुप के स्टॉक्स ने दिखा रखे हैं। तो मुझे लग रहा है अगर आपको बाइंग करनी भी है, अगर आप वैसे तो हम बाइंग की सलाह अभी भी नहीं दे रहे, वैसे भी अगर आपको बाइंग करें तो बेटर आप कैश में बाई करें, F&O में बाई ना करें, क्योंकि F&O में अगेन वो मार्जिन मनी से आप बाई करेंगे। 2 लॉट भी अगर आप बाई करते हैं तो 200 रुपए भी गिर जाता है, तो बड़ा लॉस 30 से 40,000 का लॉस आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको बाइंग करनी भी है, अगर आप स्टॉक में बुलिश है तो बेटर आप कैश में रहे, ना कि F&O में। सेकंड, F&O में भी अगर आप फ्यूचर बाई करते हैं तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। ऑप्शंस में तो वैसे भी बाइंग की सलाह नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस में अगेन टाइम डिके होता है और अगर स्टॉक हिलता भी नहीं है तो आपको वैल्यू इरोड होती जाती है। तो एक राय डेफिनेटली रहेगी, वैसे तो अदानी स्टॉक से दूर रहे। नो डाउट रिटर्न्स काफी अच्छे दिए हैं, नीचे से ऊपर से भी नेगेटिव रिटर्न्स काफी अच्छे दिए, तो दोनों ही जो स्वॉर्ड के दोनों ही एजेस है वो दोनों ही शार्प है। तो वैसे तो स्टॉक में निवेश की या खरीदारी की राय नहीं है, ट्रेडिंग की भी राय नहीं है, पर अगर आपने ऑलरेडी बाई करके रखा है तो 1940 इसका लेवल का जरूर ध्यान रखें। F&O में अगर स्पेशली आपने बाई किया 1940 के नीचे जाएगा तो बड़ी गिरावट स्पॉट में आपको देखने को मिल सकती है, तो 1940 के लेवल पे जरूर ध्यान रखें। और F&O में स्टॉक को बाई ना करें, क्योंकि अगर आप F&O में बाई करेंगे बड़ी मूवमेंट आएगी तो आपको एक ही दिन में बड़े NTMs या बड़े लॉसेस देखने को मिलेंगे। तो F&O में बाई ना करें, कैश में करें अगर करना भी है, वो भी स्टॉक लॉसेस के साथ। और पहला थंब रूल तो यही है कि अवॉइड करें जहाँ पे बहुत ज़्यादा खबरें आ रही हों, और खुद ही फैंटम ना बने, ये अरुण जी का कहना है। लेकिन अगर कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस के साथ ही कामकाज कीजिए, अगर आप इंट्राडे ट्रेड या 1-2 दिन के लिए खरीदारी करना चाह रहे हैं तो। जगदीश लाल सेठी जी का प्रश्न है और ये जानना चाह रहे हैं कि HUL के लिए 1 महीने का टारगेट क्या हो सकता है? अब इन्होंने ये नहीं लिखा कि HUL के में इन्होंने पैसे लगाए हैं या HUL में पैसे लगाना चाह रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं 2485 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप हिंदुस्तान यूनिलीवर को कैसे देख रहे हैं सर करंट लेवल पे? इनका 1 महीने का व्यू है। ये स्टॉक तो काफी नो डाउट अच्छा है, फंडामेंटली तो कोई इसमें टिप्पणी करने की वैसे तो जरूरत नहीं है, स्टॉक काफी फंडामेंटली अच्छा है, पर चूंकि इनका व्यू 1 महीने के आसपास ही है, मुझे लग रहा है ज्यादा बड़ा मोमेंटम आपको स्टॉक में देखने को नहीं मिलेगा। 2525 से 2570, 2550 से 2570, ये 2 लेवल्स तक आपको हो सकता है एक मोमेंटम ऊपर की तरफ होता हुआ नजर है, उसके ऊपर मुझे लग रहा है नहीं लग रहा है स्टॉक आपको जाता हुआ नजर आएगा। तो 3 से 4% का रिटर्न आपको 1 महीने के अंदर जरूर मिल सकता है स्टॉक में। अगर आपने बाई करके रखा है तो होल्ड करें, 2550 का पहला टारगेट रहेगा। नीचे में स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, पर क्योंकि आपने बाइंग अगर कर रखी है तो आप एकदम सपोर्ट के आसपास आपने बाई किया है, तो नीचे में स्टॉप लॉस 2440 का जरूर बना के रखें। 2440 जो है लास्ट 2 हफ्तों के लो है, उसके नीचे जाएगा तो अगेन बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। तो अगर आपने बाई करके रखा है तो होल्ड करें, 2440 का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 2550 से 2570, इसके ऊपर जाता हुआ मुझे स्टॉक नजर नहीं आ रहा। इस बीच हमारे साथ वडोदरा गुजरात से बीरेन शाह जी जुड़ चुके हैं। बीरेन जी नमस्कार। नमस्कार विपुल जी, कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं? होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी आप सभी को हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं। बड़ा मंगलकारी रहे और बहुत सारी खुशियां आपके जीवन में रहे। क्या करते हैं सर आप बीरेन जी?
जी हमारी पहले मुलाकात हो चुकी है। मैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर अच्छा, और हाँ म्यूचुअल हाँ फंड हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर। याद आ गया आपसे बातचीत जी। करके। जी 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 जी। जी। आज क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं सर आप? जी मेरा प्रश्न ये था कि अभी हाल ही में IRB इन्वेट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेट जो रहता है उसमें बिल्कुल। लंबे समय के निवेश के लिए मतलब आपकी क्या राय है, और अरुण जी से भी मैं राय लेना चाहूंगा। अच्छा, तो और नजरिया क्या है आपका वैसे? 5 साल से ज्यादा है, क्योंकि वो रेगुलर रिटर्न्स देते हैं, तो उसके हिसाब बिल्कुल। से मतलब कैसा रहेगा। ठीक है, IRB इन्वेट फंड में ये पैसे लगाना चाह रहे हैं। अभी 69-80 के आसपास चल रहा है और नज़रिया इनका 4-5 साल का है। अरुण जी, क्या इस तरह के शेयरों में पैसे लगाने चाहिए, नहीं लगाने चाहिए? आप क्या कुछ सलाह दे रहे हैं? हालांकि अगर हम देखें, एक मोमेंटम पिछले 6 महीने में अच्छा बनता हुआ, धीमे धीमे ही सही, लेकिन शेयर लगातार जो है ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा है। विपुल जी, एज डिस्क्लेमर, इन्वेस्टमेंट फंड और दोनों ही जो राइट रीट्स होते हैं उनमें भी कोई फिलहाल हमने कोई खरीदारी की सलाह किसी भी क्लाइंट्स को दे नहीं रखी, क्योंकि अभी भी मुझे काफी इसमें आने वाले रिटर्न्स के ऊपर अभी भी थोड़ी अपेक्षा कम है। तो कोई भी दोनों भी फंड्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स हो या फिर जो रीट्स हो, जो कि अगर रियल एस्टेट के जो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, वहां पे भी हमने खरीदारी की सलाह नहीं दी है। तो दोनों पे भी मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में जो रिटर्न्स है उसकी थोड़ी असमंजस अभी भी नजर आ रही है। तो दोनों पे भी खरीदारी की राय नहीं है। अगर आपको बाई करना है इसी इंफ्रा स्पेस पे, तो मुझे लग रहा है आपको स्टॉक्स में अच्छे रुझान देखने को मिल सकते हैं। L&T जैसे स्टॉक में आपको अच्छा रुझान देखने को मिलेगा। इवन जो टोल कनेक्शन वाले स्टॉक्स है जैसे कि IRB है और KNR कंस्ट्रक्शन है, जो कि रोड को बनाने में आपको मदद करते हैं, तो वैसी कंपनीज में आपको रुझान जरूर मिल सकता है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट फंड्स की अभी भी ज्यादा बड़ी हिस्ट्री आपको नहीं है। आने वाले दिनों में रिटर्न्स कैसे रहेंगे उसमें भी थोड़ी असमंजस अभी भी मुझे नजर आती है। तो वहां पे कोई खरीदारी या निवेश की राय अभी नहीं। ठीक, चलते चलते सर, कुछ शेयर जो आपको अच्छे लगते हो और आप रिकमेंड करना चाहें हमारे दर्शकों को? विपुल जी, पहले लास्ट शो भी में मैंने ये कहा था कि हैवेल्स मुझे काफी पसंद आता है। हैवेल्स का शेयर ओवरऑल आज भी हमने रिकमेंड किया है, पिछले काफी दिनों से रिकमेंड भी कर रहे हैं। नो डाउट लास्ट 3 से 4 दिन में रिटर्न्स अच्छे नहीं बने हैं, उसी भाव के आसपास है, तो 1200-1220 के आसपास चल रहा है। तो मुझे हैवेल्स में आपको अच्छा मोमेंटम एक अच्छा देखने को मिल सकता है। फ्रंट लाइन में बजाज फिनसर्व और रिलायंस, ये 2 स्टॉक मुझे काफी अच्छे लगते हैं, जो कि करेक्शन के बाद एक अच्छे सपोर्ट के आसपास नजर आ रहे हैं। तो तीनों ही स्टॉक, हैवेल्स, रिलायंस और बजाज फाइनेंस, फिनसर्व, नॉट बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ये तीनों स्टॉक आप करंट लेवल से बाई करके चले। मुझे लग रहा है आने वाले 7 से 10 दिन में शॉर्ट टर्म में स्टॉक अच्छा रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकता है। तो रिलायंस, बजाज फिनसर्व पे जो है खरीदारी की सलाह है। हैवेल्स पे पिछली बार भी रिकमेंड किया गया था, हैवेल्स पे आप खरीदारी की सलाह यहाँ पर निकल करके आती हुई। जगदीश लाल सेठी जी अब कह रहे हैं कि रिलायंस जो है मैं ले सकता हूँ क्या, और एक लॉट इन्होंने लिया हुआ। तो रिलायंस पे अभी पॉजिटिव व्यू है अरुण जी का। इसके अलावा पॉलीप्लेक्स लेना चाहता हूँ। सर, अब आपका शो कार्यक्रम में अब समाप्त तो हो गया है। होली की शुभकामनाएं बोल रहे हैं नारायण मुखर्जी जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सर, कोई डिस्क्लोजर अरुण जी आपकी तरफ से? डेफिनेटली, ये जो स्टॉक्स रिकमेंड किए हैं क्लाइंट्स के पास हो सकते हैं, हमारे एसोसिएट्स के पास भी हो सकते हैं। मेरा कोई पर्सनल इसमें कोई भी अभी तक निवेश नहीं है, और हमने ये सभी जो स्टॉक्स हैं उनमें से काफी स्टॉक्स हमने अपने क्लाइंट को भी रिकमेंड करके रखे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं मनी 9 की तरफ से, आपको, आपकी पूरी टीम को और ये पूरे देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी लोग उन्नत करें और तमाम खुशियों के रंग सबके जीवन में बिखरते रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ कार्यक्रम को समेटने का वक्त हो गया, लेकिन हम हर रोज़ जुड़ते हैं आपके साथ दोपहर 2 बजे, और कल एक महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत होगी जिस पर हमने पिछली बार भी काफ़ी विस्तार से चर्चा की थी। जी हाँ, EPS 95 को लेकर के, पेंशन को लेकर के, और बड़ी संख्या में आपके सवाल आ रहे हैं, और उन्हीं सवालों को हमने इसका पार्ट 2 जो है हमने सोचा कि लेकर के आया जाए। जितेंद्र सोलंकी जी कल फिर हमारे साथ जुड़ेंगे, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और जो कि EPS पर सारा कन्फ्यूज़न जो भी है वो दूर करने की कोशिश रहेगी। और जो बड़ी संख्या में आपने हमें प्रश्न भेजे हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, उन तमाम प्रश्नों को हम समेटने का कार्यक्रम के अंदर प्रयास करेंगे। तो आप भी का भी कोई सवाल है, आप भी भेजते रहिए अपना प्रश्न, और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल इस कार्यक्रम को अब समेटने का वक्त हो गया है, लेकिन कल प्रियंका जी के साथ मिलिए और उसके बाद से फिर आगे मुलाकात होती रहेगी। और मनी 9 के साथ होली के शुभ मौके पर लगातार बने रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।